आदाब, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम यंग आइकन। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स साहब। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे खास प्रोग्राम यंग आइकन में। बहुत शुक्रिया सर, पेशे से आप आर्किटेक्ट हैं, मीडिया से भी जुड़े रहे हैं आप, और साथ ही सियासत से जुड़े हैं, तो इस जर्नी को थोड़ा बताइए आप हमें। एक सामान्य परिवार, किसान परिवार में जन्म हुआ। मेरे फादर गांव के एक ग्राम प्रधान थे और 17 साल तक वो ग्राम प्रधान रहे। तो बचपन से ही ये लगा रहता था कि लोगों के काम करने हैं, लोगों की मदद करनी है। जो लोग अपनी परेशानी लेके आते थे तो गांव में बैठकें होती हैं, तो उन बैठकों का दौर चलता था। तो हमारा काम होता था लोगों को चाय पिलाना, पानी पिलाना और ये देखते रहना कि कहाँ झगड़े हो रहे हैं, कहाँ किसके कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो उससे एक बचपन से ही एक थोड़ा सा इंटरेस्ट तो था। बचपन में क्योंकि पिताजी चुनाव लड़ते थे तो हम भी जिंदाबाद करते करते घूमते थे, और कोई इलेक्शन आता था लोकसभा चुनाव का या विधानसभा चुनाव का, तो उसमें भी हम पीछे पीछे जैसे बच्चे बिल्ले बांटते थे उस वक्त बिल्ले चलते थे। तो वो दौर गुजरा। जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो फादर ने ये तय किया कि भाई अब हम सियासत से दूर हो रहे हैं। तो हमें लगा कि भाई लोगों के काम होने हैं। उन्होंने कहा भाई ये काम इनके कराने हैं। थाने चौकी के काम पड़ते थे, यही होते थे पहले काम गांव में। तो लोगों के झगड़ा हो गया, किसी का कोई मैटर हो गया तो पुलिस चौकी चले जाना, उनके मैटर को सॉर्ट आउट कराना। तो फिर धीरे धीरे वहाँ से पत्रकारिता, और पत्रकारिता से सियासत का ये सफ़र शुरू हुआ। तो एक सामान्य जीवन हमारा रहा है। एक बहुत नॉर्मल परिवार से, एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के हम लोग आए हैं। और ये कह सकते हैं कि नीयत सिर्फ ये है कि लोगों की खिदमत को कैसे अंजाम दिया जा सके। मतलब शुरू से ही आपने ऐसा सोचा नहीं था कि आपको राजनीति में जाना है, लेकिन वालिद साहब को अक्सर देखते थे तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जो है वो शुरू से ही बना हुआ था। इंटरेस्ट तो जब आपके घर में कुछ डिस्कशंस होते हैं तो इंटरेस्ट तो लगा रहता। लेकिन ये था कि सब लोग, जैसे हमारे साथ के जितने स्टूडेंट्स थे वो सब अपने अपने प्रोफेशन में जा रहे थे। तो हमारा भी था कि हम भी अपना एक प्रोफेशन चुनेंगे, हम भी अपने लाइंस के ऊपर जाएंगे। लेकिन फादर ने कहा कि क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था तो मुझे कहा गया कि भैया आपको इस जिम्मेदारी को संभालना है। तो आपने कहा ठीक है, संभालेंगे। और अच्छा रहा मुझसे। मुझे लगता है कि जो मेरे छोटे भाई हैं वो आज देहरादून में कॉरपोरेटर हैं, माजरा से, जो हमारा पैतृक गांव है। और शायद पहले मुस्लिम पार्षद हैं बीजेपी के सिंबल पे। जब वो जीते थे तो ये कहा गया था कि मुस्लिम इलाके में पहली बार ये रेगिस्तान में कमल खिला है। तो हमें लगा कि जो आप सेवा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, एक परिवार की तरह अपने क्षेत्रवासियों के साथ मिल के रहते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा भी आपको मिलता है। तो एक मुझे लगा सियासत एक सेवा है, अगर सही मायने में इसे देखा जाए, कि जब आपकी कोई नहीं सुनता, जब आपके अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं, आपका कोई नहीं होता वहाँ, तो फिर आप उम्मीद करते हैं कि आप जनप्रतिनिधि के पास जाएं, उसे अपना दर्द सुनाएं और वो आपकी मदद करे, वो आपके साथ खड़ा हो। तो ये मुझे लगता है कि एक नोबल कॉज है। अगर ईमानदारी से आदमी इस काम को करे तो ये कहते हैं कि इबादत से मिलती है जन्नत और ख़िदमत से मिलता है खुदा। तो जो जनता की खिदमत करे, उनके दुखी दिलों को जोड़ दे, मुझे लगता है कि इससे नोबल काम हो नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हमने सियासत को देखा है, उसके अंदर भ्रष्टाचारों को देखा है, उसके हालातों को देखा है, तो अब लोगों का नज़रिया बदल गया होगा सियासत को देखने का। लेकिन सियासत, मैं मानता हूँ कि सियासत एक बहुत ऊंचा काम है। और अगर ईमानदारी से कौम की खिदमत करनी है, आवाम की खिदमत करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है, तो इससे खूबसूरत रास्ता नहीं हो सकता। आपके फादर साहब लगातार सियासत से जुड़े रहे, कई सालों तक जुड़े रहे, कांग्रेस पार्टी में वो थे। आपने भी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करी, लेकिन उसके बाद बीजेपी में आए। तो इसकी क्या वजह रही कि आपके फादर साहब कांग्रेस में रहे और भरोसा जो है वो जुड़ जाता है पार्टी के साथ, लेकिन आपने शुरुआत बीजेपी के साथ? नहीं, हमने कांग्रेस पार्टी में मेरे फादर संजय गांधी जी के साथ रहे और कई बार उनके आंदोलनों में जेल भी गए। और वो 17 साल तक एक छोटा सा गांव देहरादून में माजरा है, वहाँ के प्रधान रहे। और यूथ कांग्रेस से लेके उनका एक लंबा 45 साल का सफ़र कांग्रेस में रहा। तो हमारा भी था कि लाइनअप कांग्रेस से स्टार्ट किया जाए। लेकिन कांग्रेस में मैं लगभग 6 महीना 8 महीने के करीब मैं कांग्रेस में रहा। लेकिन मैंने वहाँ ये एहसास किया कि वहाँ एक ढर्रा पॉलिटिक्स है। आप
चाटुकारिता करेंगे तो आपको कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी। आपका दम, जो एक लीडर होता है जिसका अपना एक लीड करने की आदत होती है, मुझे लगता है कि वहाँ लीडर बनना बहुत मुश्किल है। लीडर आप वहाँ बनते हैं जहाँ आप विपक्ष में होते हैं। जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो हम विपक्ष की भूमिकाओं में रहे, और विपक्ष की भूमिका में जब आप रहते हैं तो आप अपनी बात को मजबूती से कह सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में ज्वाइन किया, और आज लगभग 12-13 वर्ष हो गए हैं इस मामले को, और मुझे बड़ी जिम्मेदारी से वहाँ नवाजा गया। मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया, फिर उसके बाद मैं सह मीडिया प्रभारी रहा, फिर दोबारा मुझे प्रवक्ता रहने का अवसर मिला, फिर पार्टी का प्रवक्ता के रूप में। पिछले लंबे समय से मैं पार्टी के मीडिया को देख रहा हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि मेरी पार्टी ने कभी भी बांटने वाली राजनीति नहीं की। जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस में जब आप गए, शुरुआती का टाइम था, तो आपको लगा कि कांग्रेस में जो है वो आपको मतलब जचा नहीं, कि आपको कांग्रेस पार्टी समझ नहीं आई। लेकिन आपके वालिद साहब ने इतना वक्त कांग्रेस के साथ बिताया, और जब आपने ये डिसाइड किया कि आप बीजेपी में जाएंगे, पार्टी बदलेंगे, तो आपके वालिद साहब का पहले शब्द क्या थे? उनकी राय मशवरे से ही हम आगे बढ़े। उनका एक कहना था कि हमने कहा बीजेपी में जाने वाली जब लाइंस आई, क्योंकि हम लोगों की एजुकेशन आईसीएसई बोर्ड से हम लोग पढ़े, तो हमें ये तो था कि मन खुला था, माइंड खुला था, खुले दिमाग से डिस्कशंस होते थे, आज भी होते हैं। तो वहाँ डिस्कशन किया, कहा कि नहीं, सियासत में तो आपको जब राजनीति करनी है तो आपको बहुत सोच समझ के अपने स्टेप्स को बढ़ाना होता है। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, जब मैंने उनसे कहा कि हमारा बीजेपी में जाने का मन है, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। कि जब उन्होंने कहा कि जब मैंने शुरुआत की पॉलिटिक्स की, तो मैं जनसंघ के एक हमारे कार्यकर्ता होते थे हमारे यहाँ, स्वर्गीय करुणानंद शर्मा जी, कि उनके साथ मैं स्टार्टिंग में मुझे ये शौक़ वहीं से पड़ा कि मैं उनके साथ पर्चियाँ बांटने जाता था, और फिर वहाँ से वो यूथ कांग्रेस में आए, और यूथ कांग्रेस से फिर उनकी राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। तो राजनीति में आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, वो मायने रखता है। और अगर आपके विजन के साथ आपकी पार्टी का भी विजन मिल जाए तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, और राष्ट्रवादी मुसलमानों को अगर ऐसा प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी जैसी सोच और विचार मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। कई जगह कुछ भ्रामकताएँ हैं, कुछ गलत फहमियाँ हैं जो लोगों ने फैलाई हैं विपक्ष ने, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को अपने तक सीमित रखो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो लोग जुड़ जाएं। मेरे 2-3 प्रश्न थे। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, ये वैसे बोलती है। जिस पार्टी का ध्येय वाक्य सर्वधर्म संभाव हो, कि वो सारे धर्मों को साथ लेके चलने की बात करती हो, जिस पार्टी के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी एक मुसलमान हो, सिकंदर बख्त साहब, ये कोई छोटी बात नहीं होती। वो बताती है कि उसका विचार क्या है। और वो पार्टी जिसने एक हीरे को तराश कर उस जिम्मेदारी पे बिठाया, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उनको राष्ट्रपति बनाने वाली यही पार्टी थी ना। एक व्यक्ति जो देश के लिए जीता है, जो देश के लिए मरता है, उसे जिस जगह उसे मिलनी चाहिए एक राष्ट्रभक्त को, वो जगह देने वाली मेरी ही पार्टी थी। हम जानते हैं कि ये पार्टी राष्ट्रवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत पार्टी है, और इसलिए मेरी पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। इस सोच, इस विचार के ऊपर आगे चलें। अगर कोई मुझसे पूछे आप कौन हैं, तो मैं कहता हूं मैं भारतीय मुसलमान हूं, क्योंकि मैं पहले भारतीय हूं, फिर उसके बाद मैं मुसलमान हूं। तो मैं कहता हूं कि आज तो इस सोच के साथ, इस विचार के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस तरह से हम माहौल को देख रहे हैं, आज मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि उसे दिख भी रहा है कि इस सरकार में जो अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के विकास की बात कही जा रही है, अंतिम छोर पे कौन खड़ा है आज? देश का मुसलमान,
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, कांग्रेस एग्जीक्यूट नहीं करा पाई, लेकिन उस अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की बात अगर कोई कर रहा है तो मेरे प्रधानमंत्री करते हैं। वो बात करते हैं तो वो हमेशा 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मुझे लगता है कि ये एक ईमानदारी है और ये ईमानदारी जहां होती है वहां कारवां हमेशा बढ़ता है। जैसे कि आपने मुसलमान की बात करी, आपने अपने आप को राष्ट्रीय मुसलमान भी बताया। जब आपने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया तो पार्टी ने किस तरह से आपका स्वागत किया और साथ ही कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपको दी गई? देखिए, मैं ये मानता हूं कि पार्टी ने हमेशा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये पार्टी मुझे इतना मेरी पार्टी बढ़ाएगी। अगर हम पार्टी को अपनी इमाम मानते हैं तो पार्टी ने बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं औरों से ज़्यादा मुझे दिया है। और मुझे जब लोग लड़ रहे थे तो मैंने बताया दो बार मैं प्रवक्ता रहा, मीडिया का प्रभारी रहा और कभी मैं खाली नहीं छोड़ा। मुझे पार्टी ने कोई ना कोई जिम्मेदारी मेरे पास रही। और मुझे पिछली बार जब सरकार आई तो पिछली सरकार में भी मुझे राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम का उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया और राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। और इस बार अभी मुझे वक्फ बोर्ड की जिम्मा मेरे पास है। और हमारा कहना है कि हमें बदलाव अपने क्षेत्र में, हम ये कहते हैं कि हमें बदलाव करके दिखाना है, तो वो तभी मुमकिन होगा जब पार्टी का सहयोग हमें मिलेगा और हम सच्चे मन से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। ये पार्टी वो पार्टी है कि यहाँ बिल्कुल अंतिम छोर पर काम करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आगे आ सकता है। अगर वो अपना 100% देता है तो पार्टी की निगाहें, पार्टी के जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो बहुत ईमानदारी के साथ देखता है और जो लोग काम करते हैं उनको सम्मान मिलता ही मिलता है। इस पार्टी में यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। इस पार्टी में तो जो आप काम करेंगे, अगर आप मुझसे बेहतर काम करने वाला होगा तो कल को मैं पीछे हट जाऊंगा और उसको जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो जो जितना मेहनत करेगा, जो जितनी ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाएगा, पार्टी के लिए जो जितनी कुर्बानी देगा, उतना उसे सम्मान मिलना तय है। ये मेरी पार्टी में हो सकता है, किसी और दल में नहीं हो सकता। सर, वक्फ बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से, तो पिछले जो रही पार्टी कांग्रेस की रही थी, पिछले 20 सालों से ज़्यादा के समय रही, तो उन्होंने कितना काम करवाया? अब जब आप अध्यक्ष बने हैं तो आपने कौन कौन से कामों की शुरुआत कर दी और कौन कौन से काम अभी करेंगे, आप आगे करना चाहते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें आई। एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने मुसलमानों को बहुत बुरी तरह से छला है। मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों से वोट बैंक के नाम पर वोट ले लेना और उनके बारे में कुछ ना करना, सिर्फ औपचारिकता, जैसे कहते हैं भेस बदल के खड़े हो गए, रोज़ा अफ्तारी पे आए तो गमछा डाल दिया, सर पे टोपी लगा दी, लेकिन किया कुछ नहीं। उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए रिजल्ट ज़ीरो, उनके बच्चों के नौकरियों के लिए रिजल्ट ज़ीरो, उनके बच्चों की एजुकेशन हेल्थ के लिए रिजल्ट ज़ीरो। एक ऐसी सरकार आई जिसने पहली बार ये दिखाया कि हम धर्म जाति की राजनीति नहीं करते, हम इंसानियत की राजनीति करते हैं और सबको एक निगाह से देखते हैं। तो मेरे प्रधानमंत्री ने एक योजना लॉन्च की, आयुष्मान भारत, और उत्तराखंड जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वो एक कदम और आगे गया, उसने उसके साथ एक योजना और जोड़ दी, अटल आयुष्मान योजना। यानी कि पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधते हुए कहा, हर व्यक्ति को, वो छोटा हो, बड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार उत्तराखंड की सरकार देगी। ये एक ईमानदारी होती है, एक ईमानदार सरकार की तरफ से ये लोगों को तोहफा मिला। कांग्रेस जो है वो नहीं साथ लेके चल रही लोगों को, लेकिन इसी बीच अभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसमें वो कई सारे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, कई सारे लोगों की मदद करते हुए इस बीच नजर आए। इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उनको ये एहसास है कि उन्होंने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है? अगर उनसे माफ़ी मांगकर वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो मैं उस न्याय यात्रा के साथ हूँ। अन्याय किया है आपने, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप बता दीजिए, आपके जब आप सरकारों में हुआ करते थे, कांग्रेस सरकारों में हुआ करती थी, ये पुराने वक्त की दौर की बात थी, बताइए कितने दंगे हुए, भागलपुर राइट्स, मलियाना, मुरादाबाद, बताइए किसी को एक को सजा हुई हो? तो दौर बन गया था, कौन किसे मार रहा है, अराजकता का माहौल है, लूट हो रही है, खसोट हो रही है, गुंडा एलिमेंट घूम रहे हैं, कहीं किसी का रैंसम लिया जा रहा है, कहीं किसी की किडनैपिंग हो रही, क्या दौर था, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। एक ऐसी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई, हम भूल गए बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है देश के अंदर, हम भूल गए देश के अंदर कैसे झगड़े होते हैं, कैसे दंगे और फसाद होते हैं। जब आपको जिम्मेदारी मिली वक्फ बोर्ड की
तो 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है आपको इसमें, तो क्या कुछ काम जो है वो इसमें आपने करवाए हैं? देखिए, हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को पहले तो सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स था, तो हमने कहा कि औकाफ की ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, पहले तो उन कब्ज़ों को छुड़वाना है। और उस दिशा में हमने, क्योंकि इन चीज़ों में क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, हमने बताया कि हमने जो लोग कब्ज़ेदार थे उनके ऊपर हमने मुकदमे किए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम जो हमारी प्रॉपर्टी रिलीज़ हो उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएं, अच्छे स्कूल्स बनाएं जो सर्वधर्म समाज के काम आए, उसमें मुस्लिम बच्चों को भी लाभ मिले, औरों को भी लाभ मिले। खाली ये कह के कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इस पे इसको ऐसे ही डाल के रखो, इस पे सिर्फ मुसलमानों के काम होंगे, ये भी ठीक नहीं है। हमने कहा हॉस्पिटल बने, वो सबके लिए बने, उसमें मुसलमानों को भी फैज़ पहुँचे और आम आदमी को भी फैज़ पहुँचे। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए अभी हमने कहा कि जो हम मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं, इन मॉडर्न मदरसों का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जब मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो हमारा मानना है उसके बाद उसको हम एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, जो होगा इंजीनियरिंग इन प्लम्बरिंग, इंजीनियरिंग इन कारपेंटरिंग, इंजीनियरिंग इन वेल्डिंग। तो इस टाइप के हम कोर्सेज लेके आएंगे कि मेरा बच्चा, जो एक गरीब घर का बच्चा है, जो उसका परिवार काम करता रहा है, उसी काम को वो नए इक्विपमेंट्स के साथ, वो नई सोच के साथ कैसे डेवलप करके अपनी स्किल्स को और खूबसूरत बना सकता है, कैसे वो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि गिलहरी रूपी योगदान, जब देश विकसित हो रहा होगा तो एक छोटा सा योगदान, गिलहरी रूपी योगदान मेरे इन मॉडर्न मदरसों का भी होगा, मैं ऐसा मानता हूं। और मुझे उम्मीद लग रही है कि जिस तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप बात करें वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में, कलियर हमारे उसमें आता है, पीरान कलियर शरीफ एक बहुत प्रमुख दरगाह है, दुनिया से लोग आते हैं। वहाँ का हाल मैं आपको बता दूं कि जब मैंने जिम्मेदारी संभाली और हमें पता चला कि वहाँ जो आय है वो क्या है, तो वहाँ जो गुल्लक होती है, जिसको वहाँ रखा जाता है, बड़ी गुल्लक, उसके अंदर 2 से 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए 3 महीने में एक बार आते थे। उस गुल्लक के अंदर जो पैसा इकट्ठा होता था उसकी रकम ये होती थी। तो हमने नई प्रबंधक बना के वहाँ भेजी और कहा कि ईमानदारी से हमें काम करना है। आप यकीन नहीं मानेंगी, वहाँ उस गुल्लक के अंदर जो आमदनी थी वो 17-18 लाख रुपए पहुँच गई। जहाँ 2 से 3 लाख आता था, वहाँ कितना हो गया? 17 से 18 लाख, 20 लाख। और तो इन पैसों को कहाँ इस्तेमाल? मैं बता रहा हूँ। और जो 3 महीने में एक गुल्लक खुलती थी, अब वो 1 महीने में 13 गुल्लक भर रही हैं। यानी कि 1 साल के अंदर जो प्रबंधक महोदय हैं, उन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपए, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, चढ़ावा आप जो बता रहे हैं, जो चढ़ावा दरगाहों पर आता है, तो ये इसमें क्या संख्या लोगों की ज़्यादा बढ़ी या चढ़ाने वालों की संख्या ज़्यादा हुई या लोग चढ़ाने ज़्यादा लगे? क्या कहना चाहते हैं? ईमानदारी आई है। भ्रष्टाचार जो हो रहा था, उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। मैंने कहा कि जो हम कैलकुलेट कह रहे थे, लगभग अगर हम उसके हिसाब से इसे कैलकुलेट करते, लगभग 300 करोड़ रुपए आज दरगाह के पास होने चाहिए थे। लेकिन दरगाह के पास जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। अब मैं कह रहा हूँ 8, 10, 12 करोड़ रुपए, अगर एक साल की आपकी 1 साल की इनकम हो रही है तो 5 साल की कितनी होनी चाहिए? लगभग 40 करोड़ रुपए। शादाब जी, आप उत्तराखंड से हैं, तो एक यूसीसी को लेकर सवाल आपसे बन जाता है कि यूसीसी उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहाँ पे यूसीसी लागू हुई है। ऐसे में इसमें आपकी क्या सोच है और जितने मुस्लिम परिवार हैं उनकी क्या सोच है? देखिए, यूसीसी तो बहुत सामान्य चीज़ है और मैं कह रहा हूँ कि हम सबको यूनिफॉर्मिटी में आने की आवश्यकता है। आज अगर आप गौर से देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये जिन देशों में लागू है, वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली, सब में यूसीसी है ना। तो क्या वहाँ अलग अलग मजहबों के लोग नहीं रह रहे? क्या उनकी इबादतों में कोई दिक्कत आ रही? नहीं, क्योंकि वो यूनिफॉर्मिटी के लिए होता है कि आप अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से माने, लेकिन एक सिस्टम से लेके चलें, कानून सबके लिए एक बराबर होगा। तो उसी चीज़ के ऊपर आज भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सधे हुए कदमों से साथ आगे बढ़े हैं। जो कमिटमेंट उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ किया था, जो वादा उन्होंने किया था कि मैं यूसीसी को लेके आऊँगा, उस वादे को उन्होंने निभाया है। और मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि यहाँ श्री राम याद आ जाते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने कहा कि मैं भी श्री राम का वंशज हूँ और अपने वादे से कैसे मुकर जाऊँ, इसलिए जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और यूसीसी को हमने जो ड्राफ्ट विपक्ष का ऐसा कहना है कि यूसीसी केंद्र सरकार ने लागू तो कर दिया है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे रूल धर्म में अलग अलग होते हैं। चाहे उन्होंने शादी का जिक्र करते हुए कहा या मौत का जिक्र
करते हुए कहा है। तो उन्होंने कहा है कि क्या केंद्र सरकार आखिर करवाना क्या चाहती है? क्या वो सभी की शादी एक ही तरीके से करवाना चाहती है, या सभी की जो मौत का जो तरीका होता है दफनाने का या जलाने का, तो क्या उसको एक ही तरीके से करेंगे? ये विपक्ष ने पूछा है। गुलेशा, पहले तो अभी केंद्र में लागू नहीं हुआ है। स्टेट ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पास उसे भेजा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द उत्तराखंड में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम भी तैयार हैं, हम भी लागू करेंगे। तो हमने तो कहा था कि यूसीसी एक बार उत्तराखंड से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस दिन निकलेगा, उस दिन पूरा देश इसे हाथों हाथ लेगा और देश का ये सेंटर इसे कानून बना के एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा हमारा मानना है। बहुत शानदार कानून है, किसी के खिलाफ नहीं है, सबके कस्टम्स एक जैसे रहेंगे। ये जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी है या असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये आपा पीट रहे हैं इसलिए कि जनता को गुमराह करना चाहते हैं, मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं। गुमराह इसलिए करना चाहते हैं, अगर लोगों ने मान लिया कि ये सही हो रहा है तो इनकी दुकान कैसे चलेगी, ये कैसे मुसलमानों को डराएंगे, और डरा के कब तक मुसलमानों के वोट लेंगे। तो वो अपना डराने का काम कर रहे हैं। वो विपक्ष जो मातम कर रहे हैं, यूसीसी के ऊपर हल्ला मचा रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये मुसलमान है। मुसलमान नहीं कर रहा है विरोध। ये जो विरोध करने वाले हैं कहीं ना कहीं कांग्रेसी मुसलमान हैं, आम आदमी पार्टी से प्रेरित मुसलमान हैं, ओवैसी जी के हैं, यानी कि पॉलिटिकल मुसलमान विरोध कर रहा है। आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी ये जानता है कि हमारे साथ कहीं गलती नहीं होगी, कहीं नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कि देश मोदी जी के मजबूत हाथों में है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि उधर उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री बहुत ईमानदारी के साथ इसे लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बहनों को, बेटियों को 50% का हक देना ये अच्छा है कि गलत है? बेटियों को 50% प्रॉपर्टी में राइट दे रहे हैं, ऑन राइटिंग। बेटी हुई तो उसके नाम पे दर्ज करना पड़ेगा। जैसे बेटों के नाम पे वसीयत पेपर्स चढ़ते हैं, बाप के बाद बेटे का नाम आता है, ऐसे बेटी का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 50% की मालिक बेटी को बना रहे हैं। और दूसरा कहा कि अब जो बेटी है वो उसका आपने निकाह किया, मुसलमान वैसे ही निकाह करेंगे। जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि ना अब निकाह नहीं होगा, अब तो ऐसे, कौन कह रहा है? हाई कस्टम्स है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है यूसीसी में। जो निकाह है वो निकाह के तरीके से होगा, जो फेरे करने वाले हैं वो फेरे की तरह से करेंगे, सब अपने अपने कल्चर को मानेंगे, लेकिन अपनी अपनी मैरिजेस को रजिस्टर्ड कराएंगे। एक और सवाल आया है कि हलाल और इद्दत की इद्दत नहीं कर सकती है मुस्लिम महिला। नहीं, किसने कहा? बिल्कुल कस्टम से छेड़छाड़ नहीं हुई, इद्दत का कोई जिक्र नहीं है यूसीसी में। आप जैसे चाहें अपने कस्टम्स को फॉलो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तेहरवी होती है, जैसे बाकी कुछ होता है, ऐसे ही इद्दत होती है। लेकिन आप फोर्स नहीं कर पाएंगे किसी को, जबरदस्ती आप कहें कि नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा। ऐसे बेटियां आज़ाद हैं, अगर कोई किसी को जबरदस्ती करेगा, थोपने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने कई बार नाम लिया भगवान राम का, और आपका एक बयान है आपका जो वायरल हुआ है कई ज़्यादा, उसमें आपने कहा है कि मॉडर्न मदरसे में आप श्री राम को पढ़ाएंगे। ये क्या था? ये कुछ इसके बारे में बताइए। हमने कहा कि हम मॉडर्न मदरसे जब बनाएंगे तो उन मॉडर्न मदरसों में जहां हम मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, जहां हम अपनी साहबाओं को पढ़ाएंगे, वहां हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और क्यों ना पढ़ाएं श्री राम को? हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाएंगे श्री राम को तो क्या पाकिस्तान जाके पढ़ाएंगे? क्या अरब जाके पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे ना श्री राम को। और हम ये कह रहे हैं उस किरदार के ऊपर चलना सिखाएंगे लोगों को कि ऐसा कौल हो। मुसलमान तो अपने कौल के लिए जाना जाता है। मुसलमान की तो पहचान ये थी, एक ज़बान से कबूल है कह दिया तो निकाह हो गया, ज़बान से तलाक है कह दिया तो तलाक हो गया। ये इस्लाम की पहचान थी। ये कौल का पाबंद होना, ये आपको अगर सबसे खूबसूरती से कोई सिखा सकता है तो श्री राम का किरदार सिखा सकता है। इसलिए हमने कहा हम श्री राम के किरदार को अपने मॉडर्न मदरसों में पढ़ाएंगे। अब मेरे मदरसे के बच्चे भी श्री राम को पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी खूबसूरत हस्ती को कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, अब आप एक उभरते हुए भारत, एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हम तब कामयाब होंगे कि हिंदुस्तान का हर रिलीजन, हिंदुस्तान का हर शोबा जब कामयाब होगा तो हम विश्व गुरु की श्रेणी में आएंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा मुसलमान बने जिसे अरब का मुसलमान भी फॉलो करे। हिंदुस्तान का सनातन प्रेमी ऐसा सनातन प्रेमी बने कि पूरी दुनिया का सनातन मानने वाला कहे अगर सनातन सीखना है तो हिंदुस्तान से सीखो। हिंदुस्तान का सिख ऐसा सिख बने कि हर कनाडा में रहने वाले और दुनिया में रहने वाला हर सिख ये कहे अगर सिखिज्म को सीखना है तो असली सिख बनना है तो आप हिंदुस्तान से सीखो। हिंदुस्तान का क्रिश्चियन ऐसा क्रिश्चियन
क्रिश्चियन बने कि पूरी दुनिया कहे अगर क्रिश्चियनिटी को कहीं आपको फॉलो करना सीखना है तो ऐसे सीखो जैसे हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस चलते हैं। मुझे लगता है तब हम विश्व गुरु बनेंगे और उसमें एक छोटा सा योगदान जो विश्व गुरु मेरा देश बन रहा होगा, मेरा भारत बन रहा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा होगा, तब एक गिलहरी रूपी योगदान मेरे इन मॉडर्न मदरसों का भी हो। अब मेरे बच्चे भी, जो मोदी जी का सपना था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, वो आपको जल्द देवभूमि उत्तराखंड से साकार होता हुआ नजर आएगा, ऐसा हमारा मानना है। हम अपकमिंग सेशन से अपने मॉडर्न मदरसों की शुरुआत करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक नए युग की शुरुआत होगी। एक मुसलमानों की शिक्षा क्रांति के रूप में इसे लोग याद करेंगे और इसको हम उत्तराखंड के धामी मॉडल का नाम देंगे। मेरा मानना है कि हम बहुत तेजी के साथ, साफ नियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कहना है न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, न डरेंगे न डराएंगे, मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।